है शहर लाहौर, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बागों के शहर लाहौर में 70% हवा में नमी के अलावा मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। एक्सप्रेसो के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ और मंडे है, इट्स द फर्स्ट एपिसोड। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमिला हसन। जैसे कहा कि मंडे है यानी कि वीक का आगाज होने वाला है, तो भरपूर एनर्जी के साथ हमारा तो आगाज अभी शुरू हुआ है ना, तो अभी हम इस आगाज में और वीकेंड चूंकि हमने गुजारा होगा पावर पैक किस्म का, आपने एंजॉय भी किया होगा, फैमिली को टाइम भी दिया होगा, लेकिन अब आप पूरा हफ्ता तैयार है काम पे लग जाओ सारे। अगले 5 दिन के अंदर बिल्कुल काम करेंगे इंशाल्लाह, अच्छा काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सीन के अंदर पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बड़ा अच्छा नेचर चैंपियन करार दिया है। बड़ी अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर हेल्थ को लेकर कुछ अच्छी खबरें हैं। कोशिश करेंगे पूरा हफ्ता न सिर्फ आपको आगाह करते रहें अच्छी खबरों से, बल्कि उसके साथ साथ कुछ अपना स्पाइस भी ऐड करते रहें ताकि आपका वीक अच्छा रहे। सो इज द मंडे का शो थोड़ा ज्यादा जैम पैक होता है। होता भी है। और उसके साथ साथ आज मौसम की इमरान में जरूर बात करूंगी कि सुबह सुबह लाहौर में बारिश का इम्कान भी। और सेकेंडली जब हम सुबह आए ऑफिस तो बहुत डिस्कशन हो रही थी कि अभी कुछ ऐसे एसी बंद करने पड़ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। मैंने कहा अभी तो सिर्फ एक फील आ गया आपको सर्दियों वाली, लेकिन प्रॉपर जब तक सर्दी नहीं आएगी तब तक हम ये नहीं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि एसी बंद हो जाएंगे तो बिल कम आएगा। मजीद बात करेंगे इसमें भी। और इस वक्त बढ़ते हेडलाइंस की जाने। अहम कौमी मामलात भी सियासत की नजर। ऑपोजिशन ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिक कौमी असेंबली का इजलास मुस्तरद कर दिया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गिरफ्तार होंगे या जमानत में होगी तौसीह? मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज होगी। पाकिस्तानी तालिबा का बड़ा एजाज। उस्फा ज़ैनब ने मजबून नवीसी का आलमी मुकाबला जीत लिया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी को अपनी ही जमात की खातून रुकन से तनाज़ा महंगा पड़ गया। नून लीग मुखालिफ धड़ा सामने आ गया। नॉवल बहाव उर्दू अदब के बेहतरीन नॉवेल्स में शामिल। मुस्तंसर हुसैन तारड़ से पूछेंगे सवाल। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। चोर मचाए शोर, भारत दहशतगर्दों का सहूलतकार और मनी लॉन्ड्रिंग का सरगना बन गया। फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट के होलनाक इंकिशाफात। भारतीय सीनियर सियासतदान जसवंत सिंह इंतकाल कर गए। कायदे आजम की तारीफ करने पर अपनी जिंदगी में इंतहा पसंदों के निशाने पर रहे। पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तानी साइंसदान आसिफा अख्तर दुनिया में नौजवान सियासतदानों के करियर की। जी हेडलाइंस आपने जानी। और एज यूजुअल आज मंडे है तो आज हम निकले तेरी तलाश में देखने वाले हम सबका फेवरेट सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे आज के अखबार। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को लेकर जो कि नवंबर में होने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिक्स हो रही है। इसके ऊपर ओपोजिशन का इनकार। गिलगित बल्तिस्तान पर पार्लिमानी इजलास मुलतवी कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने आज इजलास बुलाया था, जिसे ओपोजिशन रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर को इंतखाबी उमूर में मुदाखलत का इख्तियार नहीं, मामला सियासत की भेंट न चढ़ाएं, शहबाज शरीफ ने कहा, जबकि वफाकी हुकूमत की मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। ये कहना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का। मजीद तफसीलात रोजनामा एक्सप्रेस में। इसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक अच्छी खबर है। और कंट्री टू रोल आउट ओन मेडिकल इक्विपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ सिरिंजेस, कैनुलास, कार्ट्रिजेस, वायर्स, केबल्स स्टैंड्स टू स्टार्ट इन फर्स्ट फेज। फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन on Sunday announced that Pakistan was on way to achieving import replacement of $1.4 billion as the government had planned a whole new medical city, while the production of medical equipment as well as electromagnetic instruments
was also on the card. बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी, अल्लाह करे पाकिस्तान में होम प्रोडक्शन स्टार्ट हुई इन चीज़ों की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, आज के अखबार में हमारी सुपर लीड, अफगानिस्तान को दोबारा आलमी दहशतगर्दों की आमाज का बनता नहीं देख सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशिंगटन पोस्ट में मजमून शाये हुआ है। बैनुल अफगान मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात आ सकती हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हुए पेशरफ़्त जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में मुकीम बाहर से आए दहशतगर्द पाकिस्तान को हमलों का निशाना बना रहे हैं, ऐसा भी कहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। और अगर आप इसकी तफसीलात पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली गो टू डेली एक्सप्रेस, वहां पे जाके रोज़नामा एक्सप्रेस उर्दू में, ट्रिब्यून में जाके आप पढ़ सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अब आज की बड़ी खबर की जानिब। वेलकम बैक। आज की बड़ी खबर में तलाल चौधरी इस वक्त खबरों के अंदर उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। और तलाल चौधरी के हवाले से आपको बताएं कि एक अपनी ही जो उनकी कुलीग है, लीगी रहनुमा MNA है आयशा रजब, उनके हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनके साथ उनका तनाज़ा हुआ है। तलाल चौधरी साहब को उनके भाइयों ने मारा है, उन पर तशद्दुद किया है, जिसके बाद वो लाहौर के निजी हॉस्पिटल से इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही हिरासत करने के इल्ज़ाम में मुस्लिम लीग नून में तलाल चौधरी के खिलाफ महाज बन गया है। और इधर पंजाब पुलिस की 4 रुकनी कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। और जिस तरह से भी बताया कि तलाल चौधरी बयान रिकॉर्ड कराए बगैर अस्पताल से घर मुंतकिल हो गए। बिल्कुल, और इसी हवाले से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। हमें मियां महमूद रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक के ऊपर सूबाई वजीर हैं। थैंक यू वेरी मच, हमें इस हवाले से आपने ज्वाइन किया। तलाल चौधरी के वाक़े पर नून लीग के हवाले से हम क्या बात करें, क्योंकि नून लीग ने भी तहकीकाती कमेटी बनाई है, पुलिस ने भी तहकीकाती कमेटी बनाई है, तो क्या आपको लगता है कि नून लीग इस पे मेरिट पे कार्रवाई करेगी? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी मेरिट पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। और लीडरशिप की तरफ से कोई इस तरह की चीज सामने नहीं आई कि मेरिट के ऊपर देखा जाए कि ये किसकी जाती थी और ये वाकया क्यों रूनमा हुआ, इसके पसे पर्दा क्या हकायत थे। अच्छा मियां महमूद रशीद, ये भी बताइएगा कि जो महज तहकीकाती कमेटी बनाने से क्या ये मामला हल हो जाएंगे? ये नून लीग का इंटरनल मामला है, लेकिन जिस तरह से ये मीडिया के अंदर और पूरी दुनिया के सामने आया है, उससे ये जो सियासी कारकुन है, खास तौर पर इस सतह का पार्लियामेंटेरियन, ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया है। इससे पॉलिटिकल कैडर के जो इखलाकी और मॉरल हैसियत है वो बहुत ज्यादा डैमेज है। ठीक है, महमूद साहब, चूंकि आप हमारे साथ महमूद रशीद साहब मौजूद हैं, एक तो हम पहले अपने नाजरीन को बता दें कि इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान का मामला है, ये भी सियासत की नज़र हो रहा है। और ख़ासतौर पे अपोजिशन ने APC के बाद ये फैसला किया था कि हम मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं सारे अमल को लेकर, और गिलगित बल्तिस्तान पे भी पॉलिटिक्स की जा रही है। तो इस पर एहसन इकबाल साहब की एक स्टेटमेंट आई है कि अगर अपोजिशन मुस्ताफ़ी होती है तो इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर के भी नए इंतखाबात होंगे, जो कि बड़ा एक अजीब की सी सूरत हाल बन रही है। तो इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे, हमें ये बताइएगा कि एहसन इकबाल साहब ने जो कहा है कि अगर अपोजिशन इस्तीफे दिए तो प्राइम मिनिस्टर भी मुस्ताफी होंगे, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो नून लीग ये कैसे कह सकती है कि वजीर आजम का जो नया इलेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इस्तीफों के बाद इस तरह की कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के वजीर आजम का नया इंतखाब होगा। इल्ला ये कि असेंबली की अक्सरियत जो है ना वो मुस्ताफी हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि असेंबली की अक्सरियत जो है वो इस्तीफे देने चली है। जब ये इस्तीफे देने का फैसला करेंगे तो नून लीग खुद तितर बितर हो जाएगी। और इसके अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें तो बिल्कुल यकीनी हो गई हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन जो इस सिस्टम के अंदर और इस जमहूरी निजाम को डीरेल नहीं होने देना चाहते, और मियां नवाज शरीफ साहब की एंटी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के बारे में जो सोच है वो बिल्कुल उसके साथ चलने को तैयार बात नहीं करें है। जिस तरह से APC के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इदारों पर तनकीद की और खुलकर तनकीद की, क्या लगता है कि नून लीग में जो धड़ाबंदी है या इसमें तकसीम है ये होने जा रही है? ऑफ कोर्स, न सिर्फ MNA और MPs में बल्कि हर वो पॉलिटिकल वर्कर जो सियासी प्रोसेस के अंदर अपने आप को जिंदा रहना चाहता है, रखना चाहता है, और दोबारा उनकी ख्वाहिश है कि वो किसी तरह से आगे बढ़े,
वो सब लोग इस पे मायूस हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो रवैया है और उसकी जो तकरीर है वो बिल्कुल अल्ताफ हुसैन ने भी इसी तरह की चीज की थी। इससे आइंदा पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो सियासी तौर पर तारीफ हो। अच्छा मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब की भी आज पेशी है और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। डिले होता रहा, इस मामले में इनको तौसीह मिलती रही, लेकिन आज ऐसा लग रहा है बज़ाहिर चूंकि टीटी स्कैंडल बहुत बड़ा है इस वक्त जो बात हो रही है, आपको लगता है कि आज शहबाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो कैंसिल हो सकती है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है आज? ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। मियां शहबाज शरीफ जो मिस्टर क्लीन के तौर पे अपने आप को पेश करते रहे हैं, इस तरह के डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आने के बाद जो हजारों पेज पर मुश्तमिल उनका रेफरेंस है, उससे किसी सूरत में बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग केस है जो डॉक्यूमेंटेड है सारा। इससे तो किसी तौर पर भी जो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो सब प्रॉब्लम में है और उन्हें इसी टीटी रेफरेंस के अंदर ये सजाएं हो सकती हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए सियासत से नाअहल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद रहे। मियां महमूद रशीद सीनियर वजीर हैं पंजाब हुकूमत के, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात मौजूद है, दूसरी जानिब तलाल चौधरी साहब के लिए भी मुश्किलात बन रही हैं। मुख्तलिफ कल जो सूबाई वज़रा हैं उनको भी मैं सुन रहा था, उनका ये कहना था कि अगर बोगस कॉल्स की गई हैं PMLN के रहनुमाओं की जानिब से 15 पर, इस पर भी मुकदमा हो सकता है, और अगर किसी खातून के हवाले से मामला जो सामने आ रहे हैं, ऐसा कोई मामला है तो उस पर भी मुकदमा हो सकता है तलाल चौधरी साहब पे। तलाल चौधरी साहब का बयान अभी तक सामने नहीं आया, ताहम लाहौर से वो और आयशा रजब साहिबा दोनों जो फरीकैन है इस सारे मामले के, वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, ये खबरें आ रही हैं। ठीक है, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहर कायद में 71% हवा में नमी के अलावा मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। जी, एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अब बात करेंगे कल रात खास बात। कल रात खास बात को लेकर स्पोर्ट्स के हवाले से क्या गर्मा गर्म खबरें हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ, सीनियर एंकर पर्सन स्पोर्ट्स तजियाकार और स्पोर्ट्स पेज के मेजबान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात हुई कल आपके प्रोग्राम में जो खास है? देखिए इमरान और अरमला, कल तो हमने शो जो किया है वो तो हमने किया है एक सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद की जिंदगी के हवाले से, लेकिन उस शो में तो उनके हवाले से बात की क्योंकि वो दुनिया के तीसरे सहाफी हैं जिन्हें 450 से ज्यादा टेस्ट मैचेस कवर करने का एजाज हासिल हुआ। इंग्लैंड के जॉन वुडकॉक और ऑस्ट्रेलिया के साबिक टेस्ट क्रिकेटर कम टर्न इनटू जर्नलिस्ट रिची बैनू, हाँ जहानी रिची बैनू थे। लेकिन इसके अलावा हमने इस हफ्ते में क्रिकेट के हवाले से बहुत सी चीजें डिस्कस की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज से चलाया जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ये गिला करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए वो सब कुछ छोड़कर इंग्लैंड से आए, लेकिन पाकिस्तानियों ने उन्हें मोहब्बत नहीं। मेरे उन प्रोग्राम्स में मैंने सहाफियों को ऑनलाइन लिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद से बात की, तो हमने क्रिकेट के उमूर के हवाले से बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है। अब देखिए अदालतों से रुजू कर लिया है PSL की फ्रेंचाइजीज ने, उसके अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स थे जिनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुआहिदा खत्म किया वो भी अदालत में जा चुके हैं। उसके अलावा कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता इन्हें बुला रही है, PCB के ऑफिशियल्स को। उसके अलावा FIA ने जो है PCB के ऑफिशियल को बुलाया। उसके अलावा कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी, उसने बुला लिया। तो बहुत सारे मसाइल में PCB उलझी हुई है। अभी इस हवाले से इसकी बात की तो PSL के बाकी मैचेस के लिए जो बहाली है उसके लिए लाहौर हाईकोर्ट में उसको चैलेंज किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए पाकिस्तान जो सुपर लीग है इसको ब्रांड बनाने का तमाम तर सेहरा नजम सेठी के सर जाता है। 2016 में जब ये लीग शुरू हुई तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि आने वाले वक्त में ये इतनी पॉपुलर लीग की सूरत इख्तियार कर जाएगी। लेकिन जब से मौजूदा बोर्ड के ऑफिशियल्स आए ये ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। एक खींचातानी की, एक टेंशन किसी कैफियत है फ्रेंचाइजीज ओनर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। तो बड़े दिनों से लावा पक रहा था और बिल आखिर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंशियल मॉडल तब्दील करने की बात की तो सारी की सारी 6 फ्रेंचाइजीज मुत्तहिद हो गई और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अब उनकी बुध को हियरिंग है, क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बैकफुट पर कर दिया है। बाज लोग कह रहे थे क्वेश्चन मार्क है
कि क्या PSL के बकिया मैचेस 5 के होंगे, क्या PSL 6 होगी कि नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले से गारंटी मनी मांग ली जो फ्रेंचाइजेस से। तो हालात बड़े गंभीर हैं, फ्रेंचाइजेस खुश नहीं है। वो कहती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अरबों रुपए कमाता है, हमने अरबों रुपए इन्वेस्ट किए लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। और डॉलर्स की कीमत जब 2016 में शुरू हुआ था PSL उस वक्त कुछ और थी, अब कुछ और है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर फ्रेंचाइजेस को तहफ्फुज़ात है और फ्रेंचाइजेस ने बाकायदा वसीम खान का नाम लिया PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव के वो फाइनेंशियल मॉडल को तब्दील करना चाहते हैं। तो अब देखें क्या होता है, लेकिन लगता यही है कि ये तनाज़ा जो है बजाय इसके कि ये बाहिमी इफ़ाम तफहीम चलो, इसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है और इससे और किसी चीज को नुकसान या फायदा होना हो, PSL के ब्रांड को जरूर नुकसान होगा। जैसे आप कह रहे हैं फ्रेंचाइजेज रुपीस में कमा के अगर डॉलर्स में पैसे देंगी, डॉलर 165 तक पहुंच जाएगा तो ऑब्वियसली उनको नुकसान है। फ्रेंचाइजेज इन्वेस्ट भी बहुत करती हैं। आप लाहौर कलंदर्स के देखें तो काफी अरसे तक वो उस पे कैंपेन चलाते हैं, प्रॉपर टैलेंट एंड प्रोग्राम्स करते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजेज का कंसर्न्स भी जेन्युइन है। चलें, इस पे हम बात करते रहेंगे, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं हम, चूंकि खास बात की बात हुई तो खास बात इमरान खान साहब की तकरीर भी है जो उन्होंने UNGA के अंदर की और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चला। उनको बतौर एम्बेसडर, बतौर एडवोकेट, वकील के तौर पर देखा गया है पूरे पाकिस्तान की जानिब से, पूरे कश्मीर की जानिब से। और ये जो मनाजिर हैं इसने तो एक बार फिर भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब कर दिया। ये साहब जो हैं इंडियन डिप्लोमेट, ये उठ के चले गए अपनी सीट से जब प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, और सीनियर डिप्लोमेट पहले चले गए और उसके बाद जब इस्लामोफोबिया और कश्मीर की बात हुई तो उसके बाद जो दूसरी प्रेजेंस थी वो भी ना रही भारत की यहाँ पर। और इमरान खान ने जो कमाल किया इस वक्त अपनी स्पीच के अंदर कि पहले उन्होंने भारत के नरेंद्र मोदी के नाजीज के साथ ताल्लुक को आश्कार किया दुनिया के साथ, फिर इस्लामोफोबिया को एड्रेस किया और अब इस्लामोफोबिया को लिंक किया है इंडिया की पॉलिसी के साथ। ये बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेटिक मूव है इमरान खान साहब की, जिसे दुनिया देख भी रही है और दुनिया इस पर लिख भी रही है। इस वक्त तस्नीम असलम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर करियर डिप्लोमेट हैं और दरजुमान दफ्तर खारजा भी रह चुकी हैं, 2017 तक सर्व किया फॉरेन ऑफिस को। इस वक्त हम उनसे बात करते हैं सारी सूरत हाल पे कि वो कैसे एनालाइज करेंगे इसको। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग। इमरान खान साहब की बड़ी जबरदस्त स्पीच थी, बड़ी कैलकुलेटेड स्पीच थी एज यूजुअल, आप कैसे देख रही हैं इसको? ये बहुत अच्छी स्पीच थी, कॉम्प्रिहेंसिव। उन्होंने नेशनल पर्सपेक्टिव से ये बात की और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से ये बात की। सारे इश्यूज जो कि रेज़ किए जाने चाहिए थे वो किए। कश्मीर पे बहुत भरपूर बात की, पैलेस्टाइन की बहुत खुल के बात की जो शायद आजकल बहुत कम लोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि पैलेस्टीनियन एम्बेसडर ने उसको एक्नॉलेज भी किया कि शायद एक लीडर हैं जिन्होंने कश्मीर पैलेस्टाइन की उस तरह बात की जिस तरह की जानी चाहिए थी, उनके एस्पिरेशंस को, उनके सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने एक वेस्टर्न हिपोक्रेसी, एक तो इस्लामोफोबिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पे बात की, दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग की यहाँ पे बात होती है बहुत ज़्यादा, और आपने देखा है कि FATF में किस तरह पाकिस्तान को ड्रैग किया जा रहा है, गोल पोस्ट चेंज की जा रही हैं। लेकिन वही ममालिक जब इलीगल इल गॉटन मनी उनके बैंक्स में डिपॉजिट होता है बिलियंस के हिसाब से, वो उस पर कोई सवाल जवाब नहीं करते और वो पैसा वापस भी नहीं करते। अच्छा, जब हम बात करें तो वज़ीर आज़म की स्पीच के दौरान जो भारतीय मंदूब है वो भाग निकले और तकरीर के मौके पर उन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का वॉकआउट किया कि सब हैरान रह गए। तो ये क्या साबित करता है इनके वॉकआउट करने का? ये जाहिर है कि वो बाद में राइट ऑफ रिप्लाई भी शायद एक्सरसाइज करेंगे। उन्होंने डेफिनेटली तकरीर सुनी भी होगी, लेकिन ये कोई इतनी ख़ास बड़ी बात नहीं है कि वो चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि उन्होंने तकरीर सुनी नहीं, वो जिस तरह उस पर वावेला रहा है कल इंडियन मीडिया पे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक एक लफ्ज़ सुना, सबने सुना। वहाँ बैठे दुनिया को यही दिखाना चाहा कि नहीं सुना, लेकिन दुनिया को जो हमने सुनाना चाहा वो दुनिया ने सुना, भारत सुने या न सुने। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और अब वक्त हुआ है इस वक्त आजकल के इन 2-4 दिनों के अंदर आने वाली सबसे बड़ी स्टोरी का, जो कि उस भारत के हवाले से है जो हमेशा पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर मामलात में मुर्द इल्जाम ठहराता है। बिल्कुल, और FATF का गड़ा खोदने वाला भारत खुद इसमें गिर गया। भारत दहशतगर्दों की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। अमरीकी इदारे फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट ने
हौलनाक इंकशाफात करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में दहशतगर्दों की माली मुआवनत समेत $1.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। आपको इस हवाले से बताएं कि ये छोटी रकम नहीं है, ये $1.53 अरब की रकम है जिसको भारत ने मनी लॉन्डर किया है। भारत के सभी बड़े, जी हां, सभी बड़े बैंक, जिसमें तकरीबन 44 बड़े भारतीय बैंक शामिल हैं, मेनली कोटक नेशनल भारत का जो बैंक है, भारत नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, भारत का किनारा बैंक, इंडस बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा बीच में शामिल है। भारतीय बैंक्स ने 3201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की हैं, पैसे को मनी लॉन्डर किया है। इसमें IPL, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, वो भी मुलविस सिर्फ ये लॉन्ड्रिंग पैसों की सूरत में की गई है, बल्कि इसमें ज्वेलरी को भी इस्तेमाल किया गया है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि ये रकम पाकिस्तान के खिलाफ टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हुई है। और भारत के कई जो रिटायर्ड फौजी हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इस बात का पहले ही एतराफ कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं उसके साथ भारत के राब्ते हैं और भारत उनको फाइनेंस करता है। और इस बात का एतराफ कुलभूषण जाधव भी कर चुका है, जो कि भारतीय फौज का जासूस कमांडर है और पाकिस्तान के कब्जे में है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ यही जिस तरह से बात की कि ये सिर्फ मनी की शक्ल में नहीं, पैसों की शक्ल में नहीं, बल्कि डायमंड्स और सोने की शक्ल में भी स्मगलिंग की जाती है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पे आप मजीद भी इसका फॉलोअप भी लेते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे और आपको बताएंगे। और इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फैटफ का इजलास होने जा रहा है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की सुबकी करने की कोशिश की है। अब फैटफ के सामने भारत का असली चेहरा आना चाहिए और दिखाना चाहिए भारत, जो इस वक्त एक ग्रेटर इंडिया की बात कर रहा है, कि उसमें ये पैसा मनी लॉन्डर होकर टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हो रहा है। हम जसवंत सिंह साहब का भी इंतकाल हुआ है, आपको मालूम है, और वो कायदे आज़म के ऊपर अपने पॉजिटिव रिमार्क्स के हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज भी उनको किया जाता रहा। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, चूंकि इंडिया से रिलेटेड है। लेकिन येट एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं और ब्रेक से वापस आके देखेंगे निकले तेज तलाश। बिल्कुल, मिल गए मुस्तनसर हुसैन तारड़ से। मुसाफिर, खाना बदोश, नावल निगार, ड्रामा अदाकार, टीवी मेजबान, कालमकार, सफरनामा निगार और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ से, जिनका किरदार समाज में मस्बत तब्दीलियों के हवाले से कई जामियात के हम पल्ला है। इस साहिब हुनर का हुनर याद रहेगा, जो हब्स के मौसम में हवा बांट रहा है। हमारे पास उतर आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये शराब तो नहीं, ये शराब तो नहीं, उसने हर परिंदे से बारी बारी पूछा और हर परिंदे ने यही कहा कि इसका जवाब तुम्हारे पास है, इसका जवाब तुम्हारे पास है। तारड़ साहब, आपके नावलों में 5 किरदार तवातुर से मिलते हैं: पानी, परिंदे, मौत, औरत, घोड़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वो 5 किरदार हैं जिससे इस दुनिया में आप सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। एक रिसर्च स्कॉलर ने मुझे सुझाया था कि 3 एलिमेंट हैं मेरे फिक्शन: पानी, परिंदे और मौत। परिंदे से उसका सफ़र शुरू होता है, बहाव का, आप जानते हैं। जी बिल्कुल। और पानी सरस्वती का है, और बिल्कुल उसका एंड जो है सूखने पे, मौत पे है। उसके अलावा जितने भी मेरे नावल हैं और कई सफ़रनामे भी हैं, उनमें डेथ जो है एज ए कैरेक्टर वो चलती है। चुनांचे राख में दरियाए रावी है, वो सूख रहा है, और उसमें बरगीता जो है पारोशनी की जगह है, वो भी उसी तरह नहाती है वहाँ जाके। इसी तरह पारोशनी की एक झलक नज़र आती है कुर्बत मर्ग में मोहब्बत, और उसमें सिंध सूख रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ दरिया जो 3-4 हैं, और चनाब के बारे में भी जो है अपना खसो खाशाक ज़माने, उसमें भी खदशा है। तो मेरे अंदर एक एस है जो मुझे बताती रहती है कि पानी सूख रहे हैं। अच्छा सर, बहाव पे जो तहकीक आपने की, उस पे जो अरसा लगा, अगर हम उसको एक साइड पे कर दें, बहाव लिखने में पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक बहाव लिखने में कितना अरसा लगा? इसको कोई 2 बरस के करीब लगे। जो कुछ पहन लो और जितना पहन लो उतना ज्यादा शोर। कंगन बंधन है जो बंदा आपो आप पहनता है अपनी मर्जी से। एक कंगन वरचन है, एक समरू, तीसरा कंगन वो चीजें जो बदन मांगता है, चौथा अच्छी फसल, 5वां उन चीजों की आस कि जिनके बगैर गुजारा हो जाता है पर जिनके लिए जी करता है। और ये सारे कंगन मिल मिलाकर बाजू भर देते हैं और भार होते हैं और खनकते रहते हैं और शोर करते हैं। जितने कम होंगे शोर भी कम होगा, पर बंदा कौन कौन सा कंगन उतारे?
डॉक्टर साहब, मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जब आंखें ज़रा कम ही भीगती हैं, लेकिन बहाव को तीसरी दफ़ा पढ़ते हुए फिर दोबारा से ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ मेरी आंखें भीगी। मेरा सवाल ये है कि जो मुसन्निफ है उस पर लिखते हुए भी उस तरह की कैफियत जो है वो तारी होती है? मैं जब कोई चीज़ लिख रहा होता हूँ तो वो मैं कहानी नहीं लिख रहा होता, मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, मैं उस पर यकीन रखता हूँ। ठीक। मेरा बदन जो है वो तमाम दुख और सुख वो सारे महसूस कर रहा होता है। चुनांचे पारोशनी का वो जो बच्चे वाला है, मुझे बल्कि किसी ने कहा कि भाई जाहिर है कि आपको तो बच्चे की पैदाइश का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैसे आपने सारा कुछ बयान किया। तो मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर तजुर्बे में से गुजरे हो। ठीक। ऐसे लोग हैं जो मौत को बयान कर सकते हैं, वो मौत मरे तो नहीं है लेकिन वो मौत को बयान कर सकते हैं। ये एक ख़ास हिस्स होती है, एक ख़ास लेवल होता है जिसके ऊपर जाके आप ऐसे तजर्बे जो आपकी ज़िंदगी में नहीं आए उनको एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई हर क्रिएटिव बंदा जो है उसमें हमेशा, अगर वो मर्द है तो उसमें फेमिनिन ट्रेट्स जो हैं 30% ज़रूर होंगी। ज़बरदस्त। यानी मैं अपने बारे में शायद ये कहूँ कि मुझ में 30% से भी ज़्यादा 35 या 40 तक जाती है वो फेमिनिन ट्रेट। मेरे अंदर एक औरत है, और वो औरत जो है, क्रिएटिव आदमी जो हमेशा सिंगल नहीं होगा, पूरा मर्द नहीं होगा, पूरी औरत नहीं होगी। पूरी औरत जो होगी वो कभी बड़ी राइटर नहीं होगी। पूरा मर्द जो होगा वो कभी बड़ा राइटर इसलिए नहीं होगा कि अगर वो मर्द है तो वो सिर्फ मर्दों की नफ्सियात और हिस्सियात और उनके तजुर्बों को बयान करेगा, उसको इल्म ही नहीं कि जो अदर हाफ है वो कहते हैं। इसी तरह अगर औरत है तो वो फिर जनाना रोमांटिक नावल तो लिख सकेगी लेकिन अगर उसके अंदर मर्द है, अब मैं इसकी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। जितने भी आप राइटर, बेदी साहब को लीजिए, बड़ी सेंसिटिव आदमी थे, रोना शुरू कर देते थे। मंटो साहब को मैं ज़ाहिर है बचपन में पर्सनली जानता था। बानो कुर्सिया हैं, स्ट्रॉन्ग मर्द उनके अंदर। कुरतुलैन हैदर हैं, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मर्द है। कहते हैं कि मैं नच के यार मनावन दे, कंजरी बिना मिनू ना, तो देयर इज ए वोमन। और वोमन जो है वो बताती है कि अगर मैं ऐसा करूं, और वो माइल है ये सारा कुछ करने के लिए। वो एक आम स्ट्रॉन्ग मूंछों वाला बड़ा मर्द जो है जर्री, वो नहीं महसूस कर सकता। वो कहेगा कि ये तो मेरी हद तक है अगर इस तरह मैं करूं। तो जेन अपना जितनी भी ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, आप उनको ज़रा देखें तो सही, या आप मतलब जो भी बड़ी राइटर्स हैं, मैं उनकी तफसील बयान नहीं करना चाहता। टॉल्स्टॉय की लाइफ लें, बहुत सॉफ्ट एट हार्ट, और औरतों के जो कैरेक्टर, एना कारेनिना जैसे दुनिया में सबसे बड़ा जो रोमांस कहलाता है या ट्रेजेडी, ग्रीक ट्रेजेडीज के बाद, वो एना कारेनिना। जी बिल्कुल ठीक। एना कारेनिना एक औरत की किस तरह लिखा टॉल्स्टॉय ने, क्योंकि उसके अंदर वो औरत मौजूद थी। मुझ में भी एक रेफरेंस आता है कि मेरे बेशतर स्ट्रॉन्ग किरदार जो हैं वो औरतों के हैं, वो पास्कल के हैं, पारोशनी के हैं, बरगीता के हैं, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए मैंने इकरार किया कि हो सकता है कि मुझ में औरत होने का एलिमेंट ज़्यादा हो। किसी बड़े नावल पर आज तक कोई सक्सेसफुल फिल्म नहीं बनी। ठीक। फिल्म इज़ टोटली ए डिफरेंट मीडिया। उसको आउटर चीज़ें चाहिए, उसको इंसिडेंट्स चाहिए, उनको वाक़यात चाहिए, उनमें शदीद जज्बात चाहिए। नावल जो बड़ा नावल है वो इंटीरियर में सफ़र करता है। बहाव कई नशिस्तों में लिखा गया होगा, लेकिन जो कारी है जब बहाव को पढ़ता है तो ऐसे लगता है जैसे किसी एक नशिस्त में लिखा गया। वैसे तो हर नावल ही ऐसा होता है, लेकिन इस नावल के हवाले से पर्टिकुलरली मैं ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि बहाव एक बहुत ही मुख्तलिफ तजर्बा है, उसकी ज़ुबान, उसकी कैफियत। तो वो जो राइटर है, यानी आप हैं, जब आपने बहाव लिखा तो यकीनन कई नशिस्तों में लिखा होगा, तो वो क्या आपको दोबारा से वो पूरी कैफियत रिकॉल करनी पड़ती थी, वो पूरी ज़ुबान, वो पूरी कैफियत, कि इसकी कंटिन्यूटी किस तरह रही है, उस कैफियत को आपने किस तरह बरकरार रखा मुख्तलिफ नशिस्तों के अंदर? वकार, मैंने सारी ज़िंदगी, एज यू नो,
सिवाय लिखने का और कुछ नहीं किया। जी मेरा ठीक। कोई और कारोबार ही नहीं था और काम भी मुझे कोई और नहीं आता था सिवाय लिखने के। तो मैं हमेशा जिस तरह किसी महबूब का इंतज़ार किया जाता, और जाहिर है कि उसके भी मुझे तजर्बे हैं कि महबूब का कैसे इंतज़ार किया जाता है, इस तरह मैं शाम का इंतज़ार करता था जब मैं बहाव लिखता था। ठीक है। आपने कहा कि जज्बात और वो सारा मूड जो बरकरार रखना है, वो एटमॉस्फेयर जो नुआंसेस देने, तो वो मैंने जितने सफ़े लिखे होते थे, चाहे 150 सफ़ा लिखा होता था, वो मैं दोबारा पढ़ता। अच्छा। इसीलिए आखिरी दिनों में अगर 1-1.5 घंटा मुझे लगता था पिछला पढ़ने में, तो बाकी आधे घंटा मैं लिखता था, क्योंकि वो उसकी कंटिन्यूटी मुझे चाहिए थी। बिल्कुल ठीक। हत्ता कि जब बहाव ख़त्म हुआ है तो मैं वहीं रह गया उसी खुश्क बस्ती के किनारे। मैं उससे वापस आने में मुझे 6 माह लगे। मैंने 6 माह तक नॉन सीरियस काम तो किए, कॉलम वगैरह नॉन सीरियस होते, कोई क्रिएटिव काम नहीं किया। अच्छा। क्योंकि मैं लिखने बैठता था तो मेरी कलम से वही ज़ुबान जो थी वो जारी हो जाती, और वो जितने किरदार थे उनका मुझे दुख होता था कि वो चले गए, यानी उनका जो सोग था। और इसीलिए एट टाइम्स उन ज़मानों में मैंने सोचा कि इसका मैं दूसरा हिस्सा भी लिखूँ, क्योंकि उसमें पारोशनी भी है, वर्चन भी है, चंद और कैरेक्टर हैं। तो वो उससे बाहर आने में मुझे काफ़ी मुद्दत लगी। हम ये काम काज क्यों करते हैं, और मेरे पेट में जो कुछ है वो क्यों है और कैसे है, और ये सब कुछ आगे आगे कैसे चलता है, तुम्हारे माई बाप और तुम और फिर तुम्हारा आगे। मैं तो इस सारी हयाती की बात करती हूँ कि ये क्यों है। हम सब जानवरों की तरह बंधे हुए इसी तरह क्यों चले जाते हैं, जिस तरह हमसे पहले ये बेअंत बरसों से जब ये रुख न थे, और तब तक जब ये रुख न होंगे, तब तक हम ऐसे क्यों चले जाते हैं। अनाज के लिए, अपने बीज को आगे बढ़ाने के लिए इसी तरह हयाती क्यों गुजारते हैं। मेरा सवाल यह है कि वो जो कैरेक्टर्स थे जिसके साथ कारी की एक शदीद उनसियत, और कारी उनके साथ रहना शुरू कर देता है, और बहाव पढ़ने के बाद बहाव से निकलना मतलब चंद हफ्ते लेता है ये सारा मामला। आपको कभी ख्याल नहीं है उन किरदारों को देखते हुए, उस अजीम कहानी को देखते हुए, कि बहाव का एक और हिस्सा ही लिख दिया जाए? उस ज़माने में आज से, क्योंकि ये शाया हुआ है मेरा ख्याल 92 में, शायद इसको ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं जी। और मेरे ज़हन में आया था वो, ये नहीं कि वो बनता ही, मैं उदास हो गया था उन सब कैरेक्टर्स के लिए। मैं बाशिंदा था मौजूदारों का और मैं वापस जाना चाहता था। एक तो बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ जो तहकीक के हवाले से आपने की, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये टर्म रिसेंट, ये अच्छा। 47 के बाद राइज हुई और उसके पॉलिटिकल को मसाइल है। आप जितनी भी तहकीक पढ़ेंगे, जितनी मैं पढ़ी है, उन सब में ये जो तहजीब है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन कहलाती है। दिस इज हड़प्पा पीरियड। अच्छा। इट्स नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस्तिलाह जो है वे बाद में मुस्तमल हुई, शायद इसलिए कि पूरे पाकिस्तान पे मुहित करना चाहते थे। लेकिन आप जितने भी मुहक्किक हैं उनकी किताबें पढ़ें तो उनमें हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम आएगा। दैट इज़ वाई हड़प्पा के आप म्यूज़ियम में जाएं, वहाँ पे मौजूदारों की जो 2-3 चीज़ें हैं, एक वो मूर्ति है डांसिंग गर्ल, उसके ऊपर मैंने एक कहानी भी लिखी है, या वो काहन है चादर लेके बैठा हुआ है अजरक, तो उनके मुजस्मे पड़े हुए और नीचे लिखा हुआ कि हड़प्पन तहजीब के नमूने। अब मुझे तो पता था कि ये क्यों लिखा गया, लेकिन मैंने क्यूरेटर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हम ये तो सारी तहजीब ही हड़प्पन है ना, तो इसको इसलिए मौजूदारों इज़ पार्ट ऑफ दैट हड़प्पन तहजीब, इसलिए उसके आफ्टर ये जो एंटीक्स हैं उसकी रखी गई। तार साहब, बहाव पढ़ते हुए मुझे मेल गिब्सन की फिल्म है एपोकलिप्टो, वो जहन में मेरे मुसलसल चलती रही। मेरे जहन में ये आता रहा कि बहाव पर तो इससे भी कहीं ज़्यादा शानदार फिल्म बन सकती है। वो कि शायद वो 50% सेंसर हो जाए, लेकिन और फिर दूसरा ये भी है कि इतनी बड़ी फिल्म बनाने के लिए ऑफकोर्स आपको इतना ही बड़ा डायरेक्टर भी चाहिए। आपसे कभी किसी ने नहीं कहा कि बहाव पे एक फिल्म बननी चाहिए, या किसी ने ये ख्वाहिश जाहिर की हो कि मैं बनाना चाहता हूँ?
नहीं, यहाँ पे कोई रिवाज नहीं है, इतनी कॉम्पिटेंसी भी नहीं है कि इस किस्म के सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाई जाए। दूसरी, मैं हमेशा ये अर्ज करता रहा हूँ कि एक आध एक्सेप्शन के अलावा, अब मैं खुद ही, क्योंकि आप इस प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इसको कहता हूँ कि ये बड़ा नावल है। जी जी, आप कहते हैं तो इसलिए जी बिल्कुल कहते हैं। किसी बड़े नावल पर आज तक कोई सक्सेसफुल फिल्म नहीं बनी। ठीक। फिल्म इज टोटली ए डिफरेंट मीडिया। उसको आउटर चीज़ें चाहिए, उसको इंसिडेंट्स चाहिए, उनको वाक़यात चाहिए, उनमें शदीद जज्बात चाहिए। नावल, जो बड़ा नावल है, वो इंटीरियर में सफ़र करता है, अंदर को आप डिपिक्ट नहीं कर सकते। अब उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि हेमिंगवे की बड़ा फेवरेट मेरा है पर्सनालिटी, नॉट राइटर भी है, बड़ी बड़ी फिल्में बनी, ए फेयरवेल टू आर्म्स, सन ऑल्सो राइजेस, स्नोज ऑफ किलिमांजारो वगैरह वगैरह। उसका जो सबसे बड़ा नावल है, उसके ऊपर जो फिल्म बनी वो फ्लॉप हो गई थी, ओल्ड मैन ऑन द सी, क्योंकि वो बड़ा नावल था। गार्सिया मार्कीज की आपने कोई फिल्म आज तक नहीं देखी होगी, क्यों नहीं बनी? बनी होंगी, लेकिन वो बड़े नावल हैं, वो उसके आ नहीं सकते। टॉल्स्टॉय के जितने नावल हैं, कोई भी उस तरह की बड़ी फिल्म नहीं बनी, दर्जनों फिल्में बनी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नावल पे मबनी फिल्म बनती है, अगर वो नावल जो है उसमें ये वाक़यात हों, इंसिडेंट्स हों, साजिशें हों, वगैरह वगैरह, जो रिक्वायरमेंट होती है जी, तो वो मतलब डेफनी डी मॉरियर के नावल जितने हैं, बड़ी हिट फिल्में बनी हैं उनके ऊपर। जितने भी जो अजमत के से ज़रा नीचे वाले नावल होते हैं, D.H. लॉरेंस का आप देख लें, लेडीज चैटरलीज लवर या सामदान लवर वगैरह वगैरह, बहुत सारी मिसालें। हुसे सारामागो जो मेरा बहुत फेवरेट है, पोर्चुगीज़, बहुत बड़ा उसको मैं मानता हूँ। ब्लाइंडनेस जो है, मतलब है कि इस शायद का शायद सबसे बड़ा नावल है। वो फिल्में कोई भी नहीं हुसे सारामागो की, इस्माइल कतारे के ऊपर फिल्में नहीं है। आप दूर क्यों जाते? कुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल पर फिल्म बनी? नहीं। उदास नस्लें पे फिल्म नहीं बनी जी। काल का दरिया पे नहीं बनी, क्योंकि वो बड़े नावल पे कभी कामयाब फिल्म नहीं बनी। रुख, रेत, शराब, पानी कैसे रेत में गुम होते हैं, रेत पागल कर देती है, इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं रेत के हवाले से, वो बहाव में बेसिकली, क्योंकि महवर ही रेत और पानी है। आपने सारी ज़िंदगी लाहौर में गुजारी है, तो इतनी जो ज़बरदस्त किस्म के एक्सप्रेशंस रेत के हवाले से है, ये रेत से वाकफियत या इसको हम उनसियत कहें, ये कब पैदा हुई, किस तरह पैदा हुई? रेत ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया। अगर जिस तरह वही सोच का अमल जो है और मुशाहिदे का, तो वो कहते हैं ना कि आप वो ज़र्रे में, खतरे में दजला वगैरह देख सकते। ये आपकी जो है फैंसी जो है क्रिएटिविटी की, ये उसके ऊपर मुनहसर है कि आप, ठीक है मैंने बसर नहीं किया, लेकिन मैंने बड़े सहरात देखे हैं, अफ़गानिस्तान के देखे हैं, ईरान का दश्त मौत जो उसका नाम है, बल्कि चाइना में गया हूँ तो तकला मकान जैसा डेजर्ट जो है। चुनांचे ज़िंदगी मैंने नहीं की डेजर्ट में, लेकिन मैं उस ज़िंदगी से वाकिफ़ हूँ। तो ये तो नहीं है कि जो कुछ मैं लिखता हूँ उस सब की मैंने एक्सपीरियंस किया हो। एहसासात की सतह पे मैं उसको ट्रीट करता हूँ। और मिर्ज़ा, मतलब हमारे मिर्ज़ा अदीब थे, अब सहरा की बात की है, तो वो मतलब है कि बाटी दरवाजे बाहर कभी नहीं गए थे, सहरा नवर्द के खतूत लिखी, कभी सहरा नहीं देखा था, लेकिन इतनी हिट थी क्योंकि वो अपनी फैंटेसी के बल पे वहाँ पे। हाँ, मैंने देखा है कि समझ बूझ वाले हमेशा नासमझों से मार खाते हैं और उनके हाथों मारे जाते हैं, कि किसी सांस लेने वाले को मारने के लिए समझ की नहीं, सिर्फ जोर की जरूरत होती है। जीदार होने के लिए बूदन और बेसमझ होना बहुत है। एक हिंदुस्तानी अदबी जरीदे के तहत होने वाले सर्वे में, जिसमें उर्दू के अहम नाकदीन ने हिस्सा लिया था, बहाव को उर्दू तारीख के 10 बड़े नावल्स में शुमार किया गया। BBC ने अपने तबसरे में बहाव को क्लासिक का दर्जा देते हुए उसका मवाजना जो है वो गार्सिया मार्कीज के जो वो तन्हाई के 100 साल हैं उससे किया।
ये नावल लिखते हुए तार साहब आपको एहसास हो रहा था कि आपके हाथों एक शाहकार तख्लीक हो रहा है? नावल को एस्टेब्लिश होते 50 साल से कम लगते हैं। अच्छा, कुछ पता नहीं है कि आज से 50 साल पहले बाद मेरे किसी नावल का कोई तज़किरा ना हो। ये तारीख है, ये चलता रहता है। मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूँ कि ये जनाब आइंदा सदियों के, वो नहीं है मसला। वक्त जो है फैसला करता है और वक्त बहुत ज़ालिम होता है। लेकिन क्योंकि आपने लफ्ज़ शाहकार आपने बोला है, मैंने उसे नहीं कहा। जी मैं कायम हूँ। तो मैंने एक दफ़ा साद कैन से, जैसा कि आप जानते हैं मेरे बहुत दोस्त भी थे और उनकी करम फरमाइयाँ कि निकले तेरी तलाश में को मुसव्वर किया। उन्होंने पूरे 28 स्केच बनाए, टाइटल मेरा वगैरह वगैरह। तो उनसे मैं सवाल जवाब करता रहता। तो एक रोज़ एग्जैक्टली यही सवाल मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा साद कैन साहब, आप ये फरमाएं कि जब मुख्तलिफ मुसव्वर जो हैं उनके शाहकार होते हैं, तो जब आप वो तस्वीर बना रहे होते हैं, पेंट कर रहे होते हैं, तो क्या आपको एहसास होता है कि आप एक शाहकार तख्लीक कर रहे हैं? तो ये कैसे तख्लीक होते हैं शाहकार? तो उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा मियाँ, ये जो शाहकार होते हैं ना, ये बस धुप्पल में बन जाते हैं। अब मुझे कुछ पता नहीं कि धुप्पल में क्या है, ये उनकी अपनी अमरोहा की कुछ ज़ुबान होगी जिससे हम नावाकिफ़ हैं। लेकिन उनका ये कहना कि ये शाहकार धुप्पल में बन जाते हैं, दैट मीन्स कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ठीक है, आप उस वक्त आगाह नहीं होते कि ये इसने शाहकार होना है या नहीं होना, इट जस्ट हैपन्स। नाज़रीन, बहाव बहुत बड़ा नावल है, उर्दू अदब के बड़े नावल्स में इसका शुमार होता है। बहाव को हमने दो एक साथ में समेटने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन बहाव के वाले से सवालात बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी मामन मासा बहुत अहम तरीन करैक्टर है, पकली बहुत अहम तरीन करैक्टर है। हमने तार साहब से ये पूछना है कि इसकी एंडिंग आपने क्या सोच के की, और क्या इसकी कोई और मुतबादल एंडिंग भी आपके जहन में थी? जहाँ आप करैक्टर्स की बेबसी देखते हैं, इतने जानदार करैक्टर्स की, क्या तार साहब के कभी ज़हन में आया कि उस वक्त दरिया को या पानी को रवां ही कर देते, बहाव का कोई और हिस्सा क्यों नहीं लिखा? इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो हम अगली। ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। फैसलाबाद में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। वेलकम बैक। आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और पहले घंटे में ऐसा लगा कि हमने बहुत ज्यादा हार्डकोर खबरें कर ली और थोड़ा थोड़ा स्लीपी लगने लग गया। इतनी ज्यादा तुंदो तेज खबरें अर्ली मॉर्निंग, जब हम थोड़ा मॉर्निंग का टेस्ट होता है ना, जरूरी होता है। और थोड़ी देर अगर हम बैठे भी ना तो फिर थोड़ी सुस्ती हो जाती है। तो हमने अब ये फैसला किया है कि अब आगे जरा अच्छी खबरें पॉजिटिव लेकर चलेंगे। इससे पहले कि हम एक बहुत ही जबरदस्त तालिबा का जिक्र करें, पाकिस्तानी का जिक्र करें, हम जरा कोल्ड किचन में जाएंगे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बना रहे हैं? जी आज आपके लिए चिकन पकौड़ा बना रहे हैं। सुबह सुबह हमने बारिश का जिक्र किया था, शेफ नुमान सेंटिमेंटल होकर इन्होंने पकौड़े बना लिया। सुप पकौड़े, चिकन पकौड़े बनाना शुरू हो गए, लेकिन शायद बारिश की वजह से बना भी सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या करेंगे। शेफ नुमान, वेलकम बैक टू यू। आप तैयार करें और वापस आएंगे हम। ये देखिए आप इस वक्त वो बना भी रहे हैं, कुछ इन्होंने मैरिनेशन वगैरह कर ली हुई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम, जो मैंने रेफर किया उसवा ज़ैनब की बात करते हैं। उसवा ज़ैनब एक ऐसी पाकिस्तानी तालिबा हैं जिन्होंने मजमून नवीसी के अंदर आलमी मुकाबला जीत लिया है। जी हाँ, वर्ल्ड कंपटीशन को विन किया है और पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया है। बिल्कुल, और वो ये मुकाबला जीतने वाली दुनिया की कम उम्र तरीन तालिबा हैं। उसवा ज़ैनब के मजमून का अनवान मॉडल अक़वाम मुत्तहिदा मॉडल वर्ल्ड के लिए, यानी कि एक मिसाली दुनिया कैसी है। ये डिबेटें और क्लाइमेट के हवाले से भी बहुत काम करी है। छोटी सी उम्र में हमारे साथ ये मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच उसवा, आपने हमें ज्वाइन किया और आपसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आपने ये मुकाबला जीता और दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 15 साल की उम्र में यूएन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना आपको कैसा लगा? Thank you so much first off for having me with you. It's a great honor. और secondly अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इतना बड़ा ऑनर दिया कि पूरी दुनिया में से पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के मैंने यूनाइटेड नेशंस के इतने मुतहर्रिक लोगों से बात की जो सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं नर्वस थी थोड़ा बहुत, क्योंकि ऑल्दो आई एम अ डिबेटर, ऑरेटर, राइटर, इससे पहले भी बहुत पाकिस्तान के लेवल पे, नेशनल लेवल पे मेरा एक्सपोजर था, लेकिन
लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे ही मेरा पहला एक्सपोजर था एंड आई वाज नर्वस बिकॉज इतने प्रोफेशनल्स वहाँ बैठे होंगे। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेसिकली बात हो रही थी, जैसे कैसे कोरोना ने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एक्शन है उसको स्लो डाउन किया या फास्ट किया, इसके ऊपर डिस्कशन थी। तो ऑल्दो आई एम क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट माई सेल्फ, लेकिन वहाँ पे पूरी दुनिया से बड़े बड़े एक्टिविस्ट बैठे हुए थे, तो आई वाज नर्वस कि मैं क्या बोलूँगी। और साथ मुश्किल ये भी थी कि मुझे स्कूल को मैनेज करना था और जिस दिन मुझे लिखना था साथ मेरे टेस्ट भी थे स्कूल में, तो उस तरह से ये मुश्किल था इसको मैनेज करना। लेकिन अगेन टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग विल के साथ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आई। अच्छा, वैसे तो डिलीवरेंस विद डिलीवरेंस इटसेल्फ इट्स अ ग्रेट आर्ट। आप जैसे कह रही हैं कि आप डिबेटर भी हैं, सोशल क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट भी है, बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है। मैं चाहता हूँ हर बच्चा क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट बन जाए आपकी तरह पाकिस्तान का। लेकिन मजमून नवीसी एक बहुत टेक्निकल चीज़ है और बड़ा ज़बरदस्त आर्ट है, और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको किया जाना, सोचा था कि ऐसा लिखेंगी कि छा जाएंगी, ऐसा सोचा था? मेरा ख्याल है लिखने पढ़ने का तो सिलसिला बचपन से ही हर स्टूडेंट की लाइफ में होता है, लेकिन मुझे ज़्यादा शौक था और इनफैक्ट सोशल मीडिया से हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं, तो मुझे सोशल मीडिया से ही इस ऐसे राइटिंग कंपटीशन का पता चला जो कि बेसिकली ब्रसेल्स के एक ऑर्गेनाइजेशन फॉक्स ने इंटरनेशनल लेवल पे करवाया था। तो मैंने उसमें लिखा और मुझे पता था, मुझे थोड़ी सी नर्वस थी मैं, क्योंकि मुझे इस पर बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, रिसर्च करनी पड़ी, लेकिन इन द एंड आई वाज एबल टू राइट इट। और हुआ ऐसे कि मैंने 1 मिनट ईमेल चेक की और मुझे कोई अपडेट्स नहीं मिली, लेकिन द नेक्स्ट मोमेंट उसी के फ़ौरन बाद मैंने जब दोबारा चेक की तो उनकी ईमेल आई रही थी कि यू हैव बिन सिलेक्टेड। तो इट वाज अ ग्रेट शॉक, इट वाज अ सरप्राइज एट द सेम टाइम, इट्स अ ग्रेट ऑनर कि मेरा ऐसे पूरी दुनिया से कंपटीशन में जीत गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है एंड आई होप कि फ्यूचर में भी मैं इसी तरह ऐसे लिखती रहूँगी और पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा इंटरनेशनल। सोशल मीडिया पे अक्सर ये बहस रहती है कि इसका इस्तेमाल पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये रहमत है या जहमत, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी के रहमत होने की बात करें तो ये रहमत है अगर इसको रहमत समझ कर इसको रहमत की तरह इस्तेमाल किया जाए। अब यूनाइटेड नेशंस में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑनलाइन वर्चुअल खिताब किया और दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स ने वर्चुअल खिताब किया और पूरी दुनिया से लोगों ने देखा। अगर हम कंपेयर करें, अगर टीवी पर खिताब होते हैं तो उसको एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कौम के लोग या एक मखसूस शहर के लोग देखे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे या टेक्नोलॉजी इंटरनेट इन जनरल पे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, बी इट दीन, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज़ 1 क्लिक अवे। लेकिन अब बुराई की बात करें तो बुराइयां भी आर 1 क्लिक अवे, वो भी आप अगर उस तरफ जाएंगे तो वो जहमत बन जाएगी। और आई बिलीव कि अब देखें, अब मैंने जो ऐसे राइटिंग कंपटीशन का मुझे पता चला, वो पता चला फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के पेज से, वहाँ से मैंने उठाया और इंटरनेट से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली, उसको अपने अल्फाज में करके प्रोजेक्ट किया, ऐसे लिखा और आई गॉट सिलेक्टेड। फिर मैंने भी बात की तो लाखों लोगों ने देखा। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग कि टेक्नोलॉजी ने इंटरकनेक्टेडनेस इतनी बढ़ा दी। यू आर सच अ ब्राइट यंगस्टर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और जो गर्ल्स आपको, जो बच्चियाँ देख रही हैं, वो भी बड़ी इंस्पायर हो रही होंगी। एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है फीमेल्स की? पाकिस्तान में रेशो थोड़ा कम है ओबेसली बाकी दुनिया की निस्बत, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप उस्वा? देखिए, हमारे दीन ने भी हमें हुक्म दिया है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। ये नहीं सिर्फ कहा कि सिर्फ मर्द तालीम हासिल करें। और मैंने आज तक जितनी केस स्टडीज़ पढ़ी हैं उससे जो मैंने इकोनॉमिकल इम्पैक्ट औरत की तालीम का देखा है माशरे पे, वो ये है कि जो प्राइमरी पढ़ी हुई औरत है उसका फर्टिलिटी रेट उस औरत से कम है जो सेकेंडरी पढ़ी हुई है। जिसने सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई है उसका फर्टिलिटी रेट उस औरत से कम है जिसने हायर एजुकेशन ली हुई है। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री। ये तो हो गई इकोनॉमी की बात। अगर हम माशरे की आज बुराइयां देखें तो आई बिलीव जितनी चोरियां हो रही हैं, डाके हो रहे हैं और जितनी भी बुराइयां हैं, मैं पर्सनली, आप मुझसे पूछें, इतनी फ्रैजाइल और इतनी वल्नरेबल एक सिचुएशन की जिम्मेदार सिर्फ उस औरत को समझती हूँ, सिर्फ उस माँ को समझती हूँ जिसने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि सही रास्ता क्या है और सही बिहेवियर क्या है। We wish you a very bright future. बेस्ट विशेस आर विद यू उस्वा। पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहिए, आगे बढ़ती रहिए, रुकना नहीं है, ये हमारी आपको नसीहत भी है और रिक्वेस्ट भी आपसे। और ऐसी एक और ब्राइट शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक तरफ हम खाएंगे चिकन पकौड़े और दूसरी तरफ आपको बताएंगे हेल्थ एंड फिटनेस। सिर्फ हम कर सकते हैं।
हेल्थ एंड फिटनेस के लिए हमारे साथ मौजूद है खुशी। खुशी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। हैप्पी मंडे। हाँ, ये पकौड़े खाने, इसके बाद क्या करना है हमने? ये इसके साथ हम फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे। पहले वर्कआउट करेंगे, देन विल पकौड़े खाएंगे। ठीक है, डन हो गया। ओके गाइस, वी आर गोइंग टू डू फुल बॉडी वर्कआउट। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, बट यू हैव टू पुश योरसेल्फ, क्योंकि अभी इतने सारे सेशंस हो गए हैं। आई थिंक स्ट्रेंथ भर जानी चाहिए अब। सो आई एम गोना मेक श्योर कि आई विल चैलेंज you guys. So it's gonna be 3 to 4 exercises, same 30 seconds exercise, 10-second rest. We're gonna do it 4 rounds, 2-minute rest in between sets. So first exercise would be on the floor. We're gonna do push-ups with spider kicks. We're gonna go down and we're gonna pull our knee forward and pull down. हम तो देख के मुश्किल का शिकार रहते हैं, जो खुशी बता रही Down होती है। and kick. Beginners. Beginners. Beginners के लिए। Down For you as and well. kick. And this is a very good exercise for your upper body strength, core strength, your spine strength as well, and adductors as well. ये आपकी basically full body में ही count हो जाती है. So do practice this at home. So second exercise would be I'm gonna use, guys, हम घर का एक जो है आप इस्तेमाल करेंगे। यूज़ करेंगे, क्योंकि ये होम वर्कआउट्स हैं, तो you need, कई लोगों के पास डंबल्स नहीं होते, तो you can use a book. There are books available as well, so I can use a book as well. So we're gonna do it. Okay, we're gonna raise our arms up and we're gonna squat down and breathe out when you stand up. लेकिन इस बुक का तो इतना वेट नहीं है, तो क्या हमें You बड़ी have बुक heavy लेनी books. पड़ेगी? You can use bottles, you can use detergents, anything heavy in the इस्तेमाल करें जो You आपको can बचपन use में bricks स्कूल as में- well. Bricks भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा होता है, जैसे आपको इजी लगता है। Okay. So ये सारा वेट यहाँ पर होगा लैट्स पे, तो you have to stretch your lats out. लैट्स यानी ये बैक का हिस्सा होता है, इसको आपने स्ट्रेच करना है और ब्रीद इन करना है और स्क्वाट डाउन करना है, एंड जब ऊपर आएंगे ब्रीद आउट करना है आपने, ठीक है। ये लेग्स और अपर बॉडी कोर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, गिव्स अ गुड स्ट्रेच ऑन योर कोर एज वेल। Third exercise is also with the book, is called kettlebell swings or dumbbell swings भी कह सकते हैं। ठीक है। We're gonna call it book swings. Okay, we're gonna do hip hinge. इसको hip hinge कहते हैं जब आप hips को पीछे stretch करते हैं, ठीक है? ठीक है। Not down, backwards. आपकी upper back straight रहेगी, chest forward रहेगी, and you have to push and hip thrust forward as you swing the book forward. ठीक है। And hip thrust as you swing the book forward and breathe out. So these are the 3 exercises. The 4th one is on the ground as well. Okay, we're gonna use the vase for that. ठीक है? Okay. So in respect for the books, क्योंकि उसको हमें फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए. Okay. ठीक है। We're gonna stretch. अच्छा, मेरे ख्याल से खुशी आवाज जो है ना हमारा बड़ा नाजुक नहीं, I'm not going. बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इतनी इंटेंस वर्कआउट कर रही हैं। अच्छा, ठीक है। Okay, you have इतना to make sure your stomach and hips are tight. You have to stretch. You have to pick it up and lift it up and put it on the other side. Okay. And then ओके, मतलब Right. ये आसान है, महफूज बच काम गया, है। महफूज हो गया। ठीक हो and you गया। have to do 30 seconds each exercise. हाँ। इसमें 30 seconds exercise होगी, 10 second rest, and remember to warm up before the workout. Always. बहुत और बहुत cool बहुत down भी ज़रूरी करना है। ज़रूरी होता है खुशी? कूल डाउन भी ज़रूरी होता है, वार्म अप करना भी ज़रूरी होता है। कूल डाउन आइसोमेट्रिक मूवमेंट से होता है, लाइक वेरी स्लो एंड होल्ड से, और जो हमारी जी जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच खुशी। और चूंकि हमारे पास टाइमिंग होता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी वाइंड अप कर लेते हैं। और अभी कुछ अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छे पाकिस्तान के चेहरे ऐसे जो कि आपको सुबह हम बताते हैं, और आपका चेहरा भी खिल जाता है कि पाकिस्तान में मीडिया में अच्छी खबरें भी हैं, दुनिया में पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बात करेंगे हम नौजवान साइंसदानों के हवाले से, जिनके करियर की तरक्की और जर्मन साइंसी अमल को मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तानी साइंसदान आसिफा अख्तर, जी हाँ, उनकी बायोलॉजी और शोबे तिब में नई जहतें मुतारिफ कराने में वो भी कोशां हैं। कराची में पैदा होने वाली आसिफा अख्तर जर्मनी की आलमी शोहरत याफ्ता मैक्स प्लैंक सोसाइटी में बायोलॉजी और शोबे तिब की पहली खातून नायब सदर हैं, और उसके साथ साथ मैक्स प्लैंक स्कूल्स के लिए कंटेंट पर्सन की खिदमत भी सर अंजाम दे रही हैं। शी इज अनदर प्राउड डॉटर ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऊपर हम फख्र कर सकते हैं। और उनके उनका हवाले चेहरा से एक आपके सामने- डिजिटल रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शेफ नुमान, क्या बना लिया है आपने? जल्दी से जी, रेसिपी आज बता मैंने दें। आप चिकन पकोड़े तैयार कर लिए हैं। ये बिल्कुल इजी रेसिपी है और ये मसाले जो हैं घर पे आम पड़े होते हैं गरम। इसमें 1 kg की रेसिपी बताऊंगा, 1 kg चिकन की, ठीक है। क्यूब कटिंग करवा लेनी है आपने अपने चिकन की, और उसके बाद 1 जो टीस्पून है आपने इसमें क्रश चिली रेड वाली, और 1 टीस्पून जो है आपने रेड चिली पाउडर वाली, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपने मैदा ले लेना है, और मैदा वो उस हिसाब से थिकनेस के हिसाब से डालना है अपने, और साथ इसके योगर्ट ले लेना। हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट ये पेस्ट आनी चाहिए इसमें, मतलब कि चिकन के साथ लगना चाहिए। जी बिल्कुल। और उसके बाद इसमें 1 टीस्पून डालेंगे हम सॉल्ट का, ठीक है। सॉल्ट का डाल के इसको मिक्स कर लेंगे, और आप चिकन जो है ना हाफ बॉईल कर लीजिएगा, मतलब कि हाफ डन हो आपका। उसके बाद फ्राइड लें और उसके अंदर डाल के करके इसको फ्राई करें। एंड वी आर रेडी। वाओ, इट लुक्स गुड। ये बना के हमने आपको दिखा भी दिया। फर्दर रेसिपी हम अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे जरूर पोस्ट करेंगे। मीनवाइल प्रोग्राम हमारा खत्म होने को है, लेकिन आखिर में बात करेंगे हम सीनियर भारतीय सियासतदान और भारतीय जनता पार्टी जो कि हुक्मरान जमात है उसके बनाने वालों में से एक भारतीय सियासतदान जसवंत सिंह की, जो कि इंतकाल कर गए ऑन संडे एट द एज ऑफ 82, 82 साल की उम्र में। और जिंदगी बड़ी दिलचस्प रही जसवंत सिंह साहब की। पहले उन्होंने 3 नेशंस थ्योरी के ऊपर काम किया, बीइंग वन पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। फिर भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों के हवाले से उन्होंने कहा कि वो शदीद कमी और महरूमी का शिकार है, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने कायदे आज़म के लिए जो तारीफी जुमले लिखे उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और उनके हवाले से एक डिजिटल रिपोर्ट है, आपको वो दिखाते हैं। I cannot disown the book. A book is like a child. Jinnah as an ambassador of Hindu-Muslim unity, these are reality, these are facts, historical facts. They don't go away simply because we don't agree with them. You need मजीद जानने के लिए जिन्ना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस के नाम से एक बुक जरूर पढ़ें। इसके साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल मिलेंगे।